हे वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा लेक्चर है सेक्शन 44 सी को लेकर के। तो सेक्शन 44 सी बात करता है डिडक्शन की, और वो भी कौन सी डिडक्शन? इन रिस्पेक्ट ऑफ हेड ऑफिस एक्सपेंस। ठीक है, अब यहाँ पे पहले इस मुद्दे को समझ लो कि हम कौन से हेड ऑफिस की यहाँ बात कर रहे हैं। सो बेसिकली कोई फॉरेन कंपनी, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि ग्लोबल टेक करके कंपनी है, ग्लोबल टेक इंक है ना, इसका हेड ऑफिस है इन न्यूयॉर्क, राइट। ये इंडिया में इसकी एक ब्रांच है, जो इंडियन ब्रांच है वो है इसकी मुंबई। मैं मुंबई ले रही हूँ, कहीं पे भी हो सकती है, दिल्ली हो सकती है या कहीं किसी भी एरिया में, ठीक है। सो इस रिस्पेक्ट में यहाँ सेक्शन 44 सी है। तो हम जो डिडक्शन यहाँ बात कर रहे हैं ना हेड ऑफिस एक्सपेंसेस की, सो बेसिकली वो ऐसी फॉरेन कंपनीज के लिए बात कर रहे हैं जिनकी इंडिया में ब्रांच है, ठीक है। सो मान लो कि इस इंडिया में जो इसकी ब्रांच है, यहाँ से ये 50 करोड़ का बिजनेस करता है, यहाँ से 50 करोड़ का बिजनेस करता है, और यहाँ इसको कमाने के लिए जो इसके एक्सपेंसेस हुए ना वो करीब करीब 40 करोड़ के हुए। तो 10 करोड़ यहाँ पे भारत में इसने इनकम कमाई, यही मानते हैं ना हम नॉर्मली। किस चीज़ को फॉलो करते हुए? बेसिकली क्योंकि ये बिजनेस है तो हम पीजीबीपी फॉलो करते हैं, है ना। और हम ये कैलकुलेट करने के लिए सेक्शन 28 से लेकर के 43A तक के जो प्रोविजंस हैं उनको फॉलो कर रहे होते हैं, है ना। सो यहाँ पे ये 10 करोड़ पे अगर ये टैक्स दे देता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो प्रॉब्लम कहाँ आई है, कहाँ जा कर के प्रॉब्लम आई है कि ये जो फॉरेन कंपनी है इसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्मार्ट प्ले किया। इस जगह ये 10 करोड़ का जो यहाँ इनकम दिख रही है, भारत में जो टैक्स बनता है, इसको क्यों ना मैं कुछ थोड़े डिफरेंट तरीका एग्जीक्यूट करके और इसके साथ कुछ छेड़खानी करूँ। तो उसने क्या किया, उसने अपने जो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे ना, ठीक है, उसको एलोकेट कर दिया। किसको? इंडिया को, इस ब्रांच को, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैसे हो सकते हैं ऐसे एक्सपेंसेस? मान लो सीईओ की सैलरी है, उसका कुछ पोर्शन यहाँ डाल दिया, लीगल डिपार्टमेंट ओवरहेड्स का पोर्शन डाल दिया, एचआर डिपार्टमेंट ओवरसीज़ जो सैलरी पे कर रहे हैं वो डाल दिया, ग्लोबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस का शेयर डाल दिया, ओवरसीज़ ऑफिस रेंट का डाल दिया, इंटरनल ऑडिट की फ़ीस डाल दी, फॉरेन मैनेजमेंट सैलरीज डाल दी, स्ट्रेटेजिक डिवीजन के एक्सपेंसेस डाल दिए। ऐसे करके ऑल एंड ऑल इसने जो भारत को एलोकेशन किया ना वो करीब करीब समझो 12 करोड़ का किया, ठीक है। अब ये 12 करोड़ से हुआ क्या? इनकम थी 10 करोड़, टैक्स 10 करोड़ पे जाना था, लेकिन 12 करोड़ यहाँ हेड ऑफिस एक्सपेंस के नाम पे इसने क्लेम किया, और यहाँ पे इसने 2 करोड़ के लॉसेस दिखाए। क्या दिखाए? लॉसेस। अब क्या हुआ, इनकम से हम लॉस में आ गए हैं, है ना। सो एक तो ये करंट ईयर का हमारा यहाँ रेवेन्यू लॉस है कि ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको कुछ पैसा मिलता वो गया। दूसरा, अब ये भी ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस की तरह आगे क्लेम करेगा, तो आगे के प्रॉफिट्स भी टू दिस एक्सटेंट गए, और आगे पीछे पता नहीं कितना ऐसे ही सब कर रहा होगा। सो इन लोगों को बेसिकली ये जो सिचुएशन है ना, इन लोगों को केटर करने के लिए दिस सिचुएशन यहाँ पे आता है सेक्शन 44 सी। यहाँ पिक्चर में आता है सेक्शन 44 सी, और 44 सी जो है ना वो स्पेसिफिकली आकर के इसी सिचुएशन को कर्ब करने के लिए बोलता है। वो कहता है कि नॉन रेजिडेंट को हेड ऑफिस के एक्सपेंस, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस 12 करोड़, ठीक है, हेड ऑफिस के एक्सपेंस जो होंगे वो अलाउ तो होंगे, हम मना नहीं कर रहे, अलाउ होंगे, बट एज पर सेक्शन 44 सी, पर एज पर सेक्शन 44 सी। इसका मतलब क्या है मैम? मतलब कि सेक्शन 28 से 43A तक हम जो पढ़ रहे थे उसका क्या करना है आप? तो यहाँ पे जब ये स्पेसिफिकली बोल रहा है ना 44 सी, और यहाँ पे लाइन भी क्या है? लाइन है एक्सपेंस अलाउड रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड टू लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग जब वर्ड यूज कर रहा है इसका मतलब कुछ कंडीशंस होंगी, उस कंडीशंस को मीट करना हो, लेकिन मेन वर्ड जो यहाँ पे ध्यान देने वाला है वो वर्ड क्या है? रिस्ट्रिक्टेड टू। रिस्ट्रिक्टेड मतलब अब 44C जो है कुछ कंडीशंस डालेगा कि जो आपने हेड ऑफिस एक्सपेंसेस यहाँ क्लेम करने चाहे हैं वो आपको एज इट इज़ नहीं मिलेंगे। सो हमें इसका नेचर कुछ कुछ ज़िद्दी बच्चे जैसा लगता है ना। सो ये बेसिकली 44C इज़ एन ओवर राइडिंग सेक्शन। क्या है? ओवर राइडिंग सेक्शन। और किसको ओवर राइड कर रहा है ये? इसे।
ट्वेंटी एट से 43A के बीच में जो भी प्रोविजंस कह रहे थे, वो कह रहा उनको तुमने सुनना नहीं है। फॉर व्हाट पर्पज? सारे जो भी फॉरेन कम यहाँ पे ब्रांच जो भी अपने एक्सपेंसेस क्लेम कर रही होगी, यहाँ पे ये जो भी एक्सपेंसेस क्लेम कर रही होगी, इनकम क्लेम कर रही होगी, सबके रिस्पेक्ट में नहीं। यहाँ पे ना इसने जो हेड ऑफिस एक्सपेंस के नाम से जो क्लेम लिया है ना, उसके रिस्पेक्ट में आपको 44C को देखना होगा, ना कि 28 से 43A। ये क्लियर है सब लोगों को? ठीक है। अब इसने रिस्ट्रिक्शंस डाली हैं कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किसके बीच में? तो यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में कंपटीशन होगा। तो वो कंपटीशन क्या है? दी परसेंटेज अलाउड टू दी एक्चुअल वन। ठीक है, तो जो एक्सपेंस आप क्लेम करना चाह रहे हैं वो, या जो परसेंटेज 44C कहता है वो, इन दोनों में से जो भी लीस्ट होगा, इन दोनों में से जो भी लीस्ट होगा, जो भी कम होगा, उसको ही अलाउ किया जाएगा एज एन हेड ऑफिस एक्सपेंस। तो रिस्ट्रिक्शन डाल रहा है ना 44C। ठीक है, अब समझो ज़रा कि क्या कह रहा है। तो 44C कहता है कि आपको अलाउ होगा 5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। जो भी आपकी प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम आएगी ना, उसकी बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडजस्टेड टोटल इनकम, उसका 5% आपको अलाउ होगा एज एन एक्सपेंस टू हेड ऑफिस। ठीक है, इससे ज़्यादा आप क्लेम नहीं, अगर आप डाल रहे हो तो यहाँ से क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। यहाँ से हम उसे करेंगे डिसअलाउ, और बाकी जितना सिर्फ इस कैटेगरी में फॉल करता होगा उतना अलाउ करेंगे। ठीक है, सो 5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। क्या इसमें किसी के दिमाग में कुछ डाउट अराइज होता है? एनीवन? ठीक है, सो यहाँ एक छोटा सा डाउट मुझे अराइज होता है, ये कि मान लो मेरे प्रीवियस ईयर में टोटल इनकम नहीं है, इट्स अ लॉस, इट्स अ लॉस। फिर क्या करेंगे? अब यहाँ तो इसने कहा कि एक्सपेंस अलाउ होगा, रिस्ट्रिक्शन है टू लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, और उसमें कह रहा है 5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। मतलब 44C सिर्फ टोटल इनकम, इनकम जहाँ आ रही हो सिर्फ वहाँ बात कर रहा है। बट अगर मैं इस एग्जाम्पल की भी बात करूँ तो इस एग्जाम्पल में 2 करोड़ का क्या था? लॉस। मतलब क्या इसके ऊपर 44C अप्लाई नहीं होगा? द आंसर इज नो, होगा। ऐसे कैसे नहीं? इसी के लिए तो सेक्शन लेकर के आए थे, इसकी कैसे बात नहीं करेंगे? तो उसने कहा अगर आपके प्रीवियस ईयर में लॉस है, ठीक है, जो जिस ईयर का हम टैक्सेशन कर रहे हैं उसमें लॉस आ रहा है, सो उस सिचुएशन के अंदर हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे 5% ऑफ एवरेज ऑफ व्हाट? एडजस्टेड टोटल इनकम। ठीक है, सो अगर इनकम हुई तो फिर हम 5% प्रीवियस ईयर जो होगा उसकी एडजस्टेड टोटल इनकम निकालेंगे, उसका 5% आपको हेड ऑफिस एक्सपेंस मिलेगा। ठीक है, अगर मैम, लेकिन अगर 5% से कम हो तो दिस इज अ मैक्सिमम, है ना? जो दूसरी कंडीशन है ना, एक्चुअल एक्सपेंस, दिस इज व्हाट? यही तो एक्चुअल आप कितना क्लेम करना चाह रहे हो। तो अगर एक्चुअल कम होगा तो लीस्ट है तो एक्चुअल ही मिलेगा, लेकिन आपके पास अपर बार क्या है? 5%। तो अगर इनकम है प्रीवियस ईयर में तो 5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, और अगर प्रीवियस ईयर में आपका लॉस है तो फिर हम 5% ऑफ एवरेज एडजस्टेड टोटल इनकम लेंगे। ठीक है, एवरेज करेंगे एडजस्टेड टोटल इनकम का। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है वो है कि एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है, तो उसको समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, सो आप लोग जो भी टोटल इनकम कैलकुलेट करते हो एज पर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस को अप्लाई करके जो भी आपने टोटल इनकम कंप्यूट किया, कैसे करते हैं हम? ये हमारा होता है ना, पीजीबीपी से हमारी इनकम आई, हमारी कैपिटल गेन से आई, अदर सोर्सेज से आई, सैलरी भी अगर है तो सैलरी भी डाल लो, हाउस प्रॉपर्टी है, वो सब टोटल कर लेते हैं हम। ठीक है, और इन सब को हम कैसे लिख रहे होते हैं? एज पर इनकम टैक्स प्रोविजंस, डिफरेंट सेक्शंस लगा करके जो जो चीज़ें कहता है वो एडलेस कर लेते हैं। उसके बाद जो आती है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से फिर हम यहाँ डिडक्शंस लेस करते हैं। कौन सा? अंडर चैप्टर 6A, जो है क्या 80C से लेकर के 80U तक की सारी डिडक्शंस हैं, उसे लेस करने के बाद जो हमारे पास आती है उसको हम टोटल इनकम कहते थे। तो ये कहता है ये जो टोटल इनकम एज पर इनकम टैक्स प्रोविजंस आप लेकर के आए हो, इसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होंगी।
ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडजस्टेड टोटल इनकम। और उसमें आपको जो एडजस्टमेंट्स हैं वो एडजस्टमेंट्स क्या करनी होंगी, आपको जो भी मैं अभी नाम लूँगी इन सारी के सारी ट्रांजेक्शन्स को नलिफाई करना होगा। आपको इन सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को नलिफाई करना होगा। मीन्स आपकी टोटल इनकम क्या होती विदाउट गिविंग इफेक्ट टू दीज पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स, दीज पर्टिकुलर अमाउंट्स। ठीक है, तो वो जो अमाउंट है वहाँ तक हमको पहुँचना है। अब ये कौन कौन सी हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो भी हमारे पास पीजीबीपी में, सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी, जो मैं नाम लेने जा रही हूँ, जो भी अलाउंसेस आपने यहाँ पे कंसीडर किए हैं, ठीक है, जो भी अलाउंसेस आपने यहाँ पे कंसीडर किए हैं उसको आपको नलिफाई करना होगा। ठीक है, सो मैं एक जगह पॉइंट पे लिख देती हूँ, अलाउंसेस। ठीक है, दूसरा अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन। ठीक है, तीसरा फैमिली प्लानिंग। अच्छा, फैमिली प्लानिंग किसकी, टू दी एम्प्लॉयज़, है ना। उसके बाद ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस। अगर आपने ये टोटल इनकम कैलकुलेट करते वक्त ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस को कंसीडर किया हुआ है तो अब आपको इससे भी इफेक्ट से बाहर निकालना होगा, नलिफाई करना होगा। ठीक है, फिफ्थ स्पेक्युलेशन से रिलेटेड अगर लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्डेड हैं उसे भी। ठीक है, उसके बाद कैपिटल लॉस है तो उसे भी, एंड अगर कोई स्पेसिफाइड सोर्स से लॉसेस हैं उसे भी हटाओ। ठीक है, और लास्ट में आप जो यहाँ आपने डिडक्शंस क्लेम की है ना, इसे भी नलिफाई करो। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A सारे के सारे इसे नलिफाई करो। सो ये सब के सब जितनी भी ये नंबर्स मैंने बताए हैं इन सब को नलिफाई करने के बाद आप बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ टोटल इनकम से आप थोड़ा अपवर्ड आ जाओगे क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें आपने यहाँ से इफेक्ट दी होंगी, उनको हम नलिफाई कर रहे हैं। तो वो जो आएगा उसको हम बोलेंगे एडजस्टेड टोटल इनकम। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एडजस्टेड टोटल इनकम। तो ये जो एडजस्टेड टोटल इनकम है ना, इसका 5% ये होगा आपको अलाउड हेड ऑफिस एक्सपेंस। क्लियर है। अब बात आती है ये दूसरा सिनेरियो कि अगर ये एडजस्टेड है तो एवरेज का मतलब क्या है। तो एवरेज की सिनेरियो कहाँ आती है, लॉस। ठीक है, अगर मेरा प्रीवियस ईयर जो है वो लॉस है, ठीक है, फिर क्या करना है, फिर प्रीवियस ईयर को नहीं देखना, फिर हमने देखना है प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर को। फर्स्ट प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर, सेकंड प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर, थर्ड प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर। मान लो ये n नंबर ऑफ ईयर से काम कर रहा है, 10 सालों से काम कर रहा है, हमें 10 साल से कोई लेना देना नहीं। रीसेंट 3 प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, ठीक है, इनकी एडजस्टेड टोटल इनकम निकालेंगे, एडजस्टेड टोटल इनकम निकालेंगे, एडजस्टेड टोटल इनकम निकालेंगे। ठीक है, इन सबको एग्रीगेट करेंगे, एडजस्टेड टोटल इनकम, और डिवाइड किससे करेंगे, कितने साल का है, 3। तो एवरेज निकालने का क्या तरीका होता है, जितने ईयर्स का है उतने से डिवाइड कर दो, तो 3 से डिवाइड करेंगे। सो दिस इज आर एवरेज एडजस्टेड टोटल इनकम। ठीक है, फिर हम इसका 5% निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे प्रीवियस ईयर में लॉस है तो प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, उससे पिछले 3 साल। मैम लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन हो कि ये बिजनेस जो है अभी 2 साल से ही बना है, फिर क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो अगर ये सिर्फ 2 साल अवेलेबल हैं तो एग्रीगेट करेंगे एडजस्टेड टोटल इनकम फॉर दीज 2 ईयर्स और उसे डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि यहाँ 2 सालों की फिगर है ना। तो ये एवरेज एडजस्टेड टोटल इनकम आ जाएगी। और मैम पिछले ही साल बना हो तो हाँ भाई ये भी हो सकता है, एग्रीगेट करेंगे। अब उसका क्या एग्रीगेट करना है, एक ही साल तो है, ठीक है, लेकिन लिखते वक्त लिख रहे हैं। सो उस एक साल की एडजस्टेड टोटल इनकम को लिखेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, 1 से। मीन्स क्या हुआ, मतलब कि हमें उस प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर को ही उठाना है सिर्फ, और वो हमारे लिए क्या बन जाएगी, एवरेज एडजस्टेड टोटल इनकम। क्लियर है एवरीबडी, इज दिस क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, सो हमने इसको 5% कैलकुलेट करना है, तो हमारी ये पहली कंडीशन निकल जाएगी। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट।
जब हम बात करते हैं एक्चुअल एक्सपेंसेस की। सो अगर आपको आपके क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे दे देता है ना कि हेड ऑफिस एक्सपेंसेस आर दिस, जैसे यहाँ पे इसमें मैंने क्वेश्चन में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ बोल दिया कि इसने हेड ऑफिस एक्सपेंसेस जो हैं वो कितने डाले हैं, 12 लाख। तो मैंने यहाँ पे कोई भी ना डिटेल्स नहीं दी कि हेड ऑफिस एक्सपेंसेस मतलब क्या 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 क्या। तो मुझे सही और गलत जब जज करूँगी ना, जब मुझे उसकी डिटेल्स पता होंगी, तो सिर्फ हेड ऑफिस एक्सपेंस। तो फिर आप क्या करोगे, ये 5% निकालोगे जो भी आपकी सिचुएशन है, और जो एक्चुअल दे रखा है इन दोनों को कंपेयर करोगे, और जो इनमें से कम होगा वो अलाउ हो जाएगा 44C में एज एन हेड ऑफिस एक्सपेंस। मीन्स क्या हुआ कि ये जो भी ब्रांच है ना, इस ब्रांच ने यहाँ एक प्रॉफिट लगाया था, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ इसके एक्सपेंसेस थे बहुत सारे, टू एक्सपेंसेस, और यहाँ एक्सपेंस था हेड ऑफिस एक्सपेंस। सो सिर्फ ये हेड ऑफिस एक्सपेंस के लिए 44C यहाँ लगा है। और मेरी यहाँ पे से इट बी कि 44C में जो 5% वाली कंडीशन लगाई मैंने, तो यहाँ पे आया 2 करोड़। एक्चुअली कितना क्लेम कर रहा है इस क्वेश्चन में, 12 करोड़, ठीक है। तो यहाँ इसने क्लेम कितना किया, 12 करोड़। तो अलाउ कितना होगा, 2 करोड़। सो यहाँ पे जो 10 करोड़ है ना वो डिसअलाउ हो जाएंगे। क्लियर एवरीवन, ठीक है। अब एक छोटी सी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँगी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आप लोगों ने इतने सारे पीजीपीपी के क्वेश्चन किए हैं तो मोर और लेस यू अंडरस्टैंड दैट टर्म, उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब हम एक्चुअल हेड ऑफिस एक्सपेंस की बात करते हैं ना, तो ये हेड ऑफिस एक्सपेंस का मतलब क्या समझते हो आप? हेड ऑफिस एक्सपेंसेस मतलब क्या, कौन से एक्सपेंसेस होंगे? सो एक अगर हम जर्नल टर्म इसके ऊपर अप्लाई करना चाहें ताकि हम इसे बिना दिमाग लगाए अच्छे से समझ सकें, सो दिस इज़ नथिंग बट एग्जीक्यूटिव एंड जर्नल नेचर का एक्सपेंडिचर है आउटसाइड इंडिया। तो हुआ क्या कि जो इंडिया ब्रांच है, इंडिया की जो ब्रांच है, उसने भारत के बाहर कुछ एग्जीक्यूटिव नेचर के या जनरल नेचर के अगर एक्सपेंडिचर्स किए हैं, तो वो हेड ऑफिस के एक्सपेंडिचर्स यहाँ पे अलाउ होंगे। पहली बात तो ये। अब अलाउ हो के वो जितना अमाउंट बनेगा, वो अमाउंट में फिर ये क्राइटेरिया दिखा जाएगा कि 5% वाला पोर्शन कम है, या ये जो हमने कैलकुलेट किया है एक्चुअल हेड ऑफिस एक्सपेंस ये कम है। दोनों में से जो कम होगा वो अलाउ हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चंस में हेड ऑफिस एक्सपेंसेस स्ट्रेट अवे लिख के ही दे देता है, तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ हमारी नॉलेज के लिए हमें ये पता होना चाहिए। तो हेड ऑफिस एक्सपेंस क्या होता है, फटाफट से देख लेते हैं। तो जो भी आपकी जर्नल अंडरस्टैंडिंग है ना एज टू एग्जीक्यूटिव और जर्नल एक्सपेंसेस, लेकिन कहाँ, आउटसाइड इंडिया, इस बात को आपने याद रखना है। बस भारत के बाहर, जो भारत के अंदर हुआ है वो तो उस ब्रांच का बिजनेस और प्रोफेशन कैरी करने के लिए ही हुआ एक्सपेंस माना जाएगा, है ना। वो तो किस में से माना जाएगा, ये जो यहाँ पे ये जो 40 करोड़ है उसमें तो हमें कोई डाउट है ही नहीं ना। हमें डाउट किस पे है, ये 12 करोड़, वो जो कि उसके ग्लोबल एक्सपेंसेस थे, मतलब आउटसाइड इंडिया जो उसने किए थे ना फॉरेन कंपनी ने, वो एक्सपेंसेस, वो इसने इसको चिपकाए। तो कौन से चिपका सकता है, कौन से वाले एक्सपेंसेस को वो चिपका सकता है जो आउटसाइड इंडिया हुआ। तो जनरली जो आप समझते हो एग्जीक्यूटिव जर्नल, क्योंकि आप पीजीबी भी बहुत अच्छे से समझते हो कि हाँ ये बिजनेस के लिए नेसेसिटी एक्सपेंसेस थे। इसके बाद इसने दिया है यहाँ पे इंक्लूशन। इसने कहा आपने जो समझा वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये 3 मुद्दे जो है ये मैं साफ कर देना चाहता हूँ। अगर किसी भी तरीके का कोई रेंट, रेट्स, टैक्सेस या रिपेयर्स या फिर इंश्योरेंस अगर हुआ है किसी प्रोमाइसिस के लिए, ठीक है, और वो प्रोमाइसिस कहाँ है, आउटसाइड इंडिया है। प्रोमाइसिस कहाँ है, आउटसाइड इंडिया है, बट वो किस लिए यूज़ हो रही थी, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कहाँ पे, इंडिया में। जो ब्रांच थी ना दैट वाज यूजिंग इट, ठीक है। सो अगर वो आउटसाइड इंडिया भी हो रही है, ब्रांच अगर नहीं भी यूज़ कर रही और फॉरेन कंपनी यूज़ कर रही है, बट उसका बेनिफिट इंडियन ब्रांच को हो रहा है, इट इज़ रिलेटेबल, तो फिर ये आउटसाइड इंडिया भी अगर रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर्स, इंश्योरेंस पे कर रहा है तो इसको आपने इंक्लूड करना है हेड ऑफिस एक्सपेंसेस में, ये अलाउड होगा, ठीक है। दूसरा सिचुएशन क्या है, अगर कोई सैलरीज, वेजेस, एन्यूटी, पेंशन, फीस, बोनस, कमीशन, ग्रेचुटी, परक्विजिट, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, मतलब आप सैलरी के नाम से, ये पूरा चैप्टर सैलरी का आप लोगों ने आईपीसीसी में पढ़ा ही है, ठीक है। तो वट एवर इज कॉल्ड सैलरी, अगर वो आप पे कर रहे हो फॉर मैनेजिंग अफेयर्स, फॉर
मैनेजिंग अफेयर्स, और कहाँ पे कर रहे हो, आउटसाइड इंडिया, तो फिर इसे भी इंक्लूड करना, ठीक है, इसे भी इंक्लूड करना किसमें, आपकी जो फॉरेन के जो हेड ऑफिस की एक्सपेंसेस होंगे इसके अंदर आप इसे इंक्लूड करना, ठीक है। थर्ड कैटेगरी इज ट्रैवलिंग, थर्ड कैटेगरी इज ट्रैवलिंग। तो अगर ट्रैवलिंग करता है कौन, एम्प्लॉय या फिर अदर पर्सन, अदर पर्सन कौन, अदर पर्सन मतलब मैं चला गया मैम तो मेरे भी बड़ा हो जाएंगे, नहीं। अब यहाँ पे आपको जर्नल सेंस हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि एग्जीक्यूटिव और जर्नल नेचर के एक्सपेंसेस जो रिलेटेबल होंगे, है ना, इतना तो कॉमर्स हमें सिखाई देती है व्हाट इज रिलेटेबल। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस चाहे एम्प्लॉयज़ के हों, अदर पर्सन मीन्स जो एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं आता बट बिलोंग्स टू दिस बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है, और इसी से रिलेटेड ट्रैवलिंग है, तो उस सिचुएशन के अंदर ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है इवन इफ इट इज़ डन आउटसाइड इंडिया तो ये भी आपके हेड ऑफिस एक्सपेंसेस में अलाउड है। ये तीन बातें इसने कह के बोली हैं। तो हेड ऑफिस एक्सपेंसेस वट एवर यू थिंक ऑफ, ठीक है, रिलेटेबल, प्लस आपको ये सब चीज़ें किसी भी प्रोमाइस का अगर आपने रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स, इंश्योरेंस पे किया है आउटसाइड इंडिया तो भी वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। सैलरी, वेजेस या वट एवर नेम कॉल्ड, अगर ये आपने पे किया आउटसाइड इंडिया बट रिलेटेड टू मैनेजिंग अफेयर्स आउटसाइड इंडिया तो भी, ट्रैवलिंग अगर है आउटसाइड इंडिया हुई है बट इट इज़ रिलेटेड टू बिजनेस तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। सो हमने इन तीनों सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ देखनी है, रिलेटेड। यहाँ पे पर्पस होना चाहिए क्या, पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। तो फिर इस सिचुएशन को हम क्या कंसीडर करेंगे, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस। अगर ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है तो हम एक छोटा सा इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी उसके सिर्फ फिगर्स चेंज कर करके कई बार इन्होंने एग्जामिनेशन में उसे पूछा है, जस्ट टू क्लियर आउट दिस पर्टिकुलर आस्पेक्ट, ठीक है। लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। The net result of the business carried on by a branch of foreign company in India for the year ended 31st March 2025 was a loss of 100 lakhs after charging of head office expenses 200 lakhs. Allocate to the branch. Explain with reason the income to be declared by the branch in its return for the assessment year 25-26। अब ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर जिसने बहुत ध्यान से सुना है तो वो इसको फटाफट से समझ गया होगा। तो इसमें ये क्या कह रहा है, बेसिकली जो इंडियन ब्रांच है ना एक फॉरेन कंपनी की, उसने यहाँ पे लॉसेस इनकर किए हैं कितने, 100 लाख्स के। लेकिन ये लॉसेस कब इनकर किए हैं इसने, जब इसने 200 लाख्स के हेड ऑफिस एक्सपेंसेस को चार्ज किया। मींस यहाँ पे इसने अपनी पीएनएल बनाई होगी, ठीक है, यहाँ इसकी इनकम रही होगी, प्रॉफिट्स रहे होंगे, यहाँ एक्सपेंसेस रहे होंगे, अभी कुछ नहीं हो रहा। जैसे इसने हेड ऑफिस एक्सपेंस डाला ना यहाँ पे 200, तो इसके यहाँ पे लॉसेज आए, ठीक है, तो इसको लॉसेस कितने आ गए, 100 लाख्स के। तो वो कह रहा है कि देखो ये 100 लाख के लॉसेस इसने किए हैं, आपको क्या लगता है, रीज़न के साथ बताओ कि इसे कितना डिक्लेयर करना चाहिए इस ब्रांच को इनकम इन इट्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। मतलब अगर इतना ही आपको भी लगता है तो लिख दो कि इज़ राइट, इसने जो कुछ भी कैलकुलेशन किया है, और अगर आपको नहीं लगता तो फिर विद रीज़न बताओ। तो हमने कहा हम रीज़न देंगे क्योंकि यहाँ पे ना, क्योंकि ये हेड ऑफिस की एक्सपेंस की बात हो रही है, हम जर्नल एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ 44C को एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। और 44C हमें क्या कह रहा था, वो कह रहा था भाई टू जो दो सिचुएशंस हैं उसमें से लीस्ट वाला उठा लो। तो हमने कहा कि ठीक है, सबसे पहले हम उस क्राइटेरिया पे जाते हैं। तो हमें सबसे पहले चाहिए एडजस्टेड टोटल इनकम। करंट ईयर में इसके पास क्या है, करंट ईयर में हमें सबसे पहले देखना होगा कि इसके पास क्या है। देखने में अपरेंटली तो रिकॉर्ड से हमें लॉस दिख रहा है ना, लेकिन ये लॉस कब ड्राइव हुआ है, तो सबसे पहले हमें उस पिक्चर पे आना है। सो इस कंपनी के केस में जो नेट लॉस है वो कितने का है, 100 लाख्स का, ठीक है, ब्रैकेट में रखते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले हम हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस को ऐड बैक करेंगे क्योंकि इसको बिना इफेक्ट दिए क्या था, तो यहाँ पे था 100 लाख्स का प्रॉफिट। क्या था, प्रॉफिट। सो ये जो 100 लाख्स है ना, ये बेसिकली यहाँ पे हमारे लिए क्या आ जाएगी, हमारी एडजस्टेड टोटल इनकम, क्योंकि इसमें कुछ और तो इसने दे नहीं रखा। तो इसको अगर हम नहीं दे, क्योंकि ये क्लेमेबल नहीं है, 44C में जो आएगा वो मिलेगा एक्सपेंस। तो इसकी एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी है, 100 लाख्स। पॉजिटिव है क्या, यस। सो ये पॉजिटिव है, तो इसका 5% है ना, नहीं होती तो हम इसके पिछले ईयर्स में जाते हैं तो क्वेश्चन भी उसकी बात करता। तो इसका जो 5% होगा वो कितना है, इसका 5% आया 5 लाख। ये कितना मांग रहा है, 200 लाख।
देख रहे हो 44C कितना बचा गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो मैम पूरा सफाया। तो इसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी है, एडजस्टेड टोटल इनकम इज 100 lakhs, ठीक है। और जो एक्सपेंस यहाँ एक्चुअली अलाउ होगा, हेड ऑफिस एक्सपेंस एज पर सेक्शन 44C, वो क्या होगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा लोअर ऑफ 2, क्या क्या है यहाँ पे है 5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम दैट इज 100 lakhs और एक्चुअल एक्सपेंस, ठीक है, दैट इज यहाँ पे कितने हैं 200 lakhs, तो कितने अलाउ होगा 5 लाख, ठीक है। सो जो यहाँ पे हमारे पास इनकम जो उसे डिक्लेयर करनी चाहिए थी, इनकम टू बी डिक्लेयर्ड इन रिटर्न, वो कितनी होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी इसकी 95 lakhs। इसने क्या दिखाया, लॉस, इसने क्या दिखाया था, लॉस, लॉस भी कितना दिखाया था 100 लाख का, मतलब नप जाते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले, अगले साल जो है वो भी इसको कैरी फॉरवर्ड करके और बेनिफिट्स दे रहे होते, जबकि ये एक्चुअल में क्या था, प्रॉफिट में। सो ये हमें 44C से बेनिफिट मिलता है, और इसीलिए आज की डेट में अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकली, तो कोई भी ऐसी फॉरेन कंपनी नहीं है जहाँ पे कि ये सेक्शन अप्लाई नहीं करता। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सेक्शन है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट, ठीक है। और सारे क्राइटेरियाज ऑलमोस्ट इसके क्लियर हैं, ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन यहाँ है नहीं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। अगर कुछ स्टिल डाउट रहता है जस्ट आस्क मी, क्योंकि इसके लिए चांसेस बहुत रेयर होते हैं कि ये आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में ऑन एन एवरेज आपको विद द फिगर चेंज, विद लिटिल बिट ऑफ सर्कमस्टांसेस चेंज आपको पूछा जाता है। थैंक यू सो मच।